हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो कब शुरू हुआ था? 1789, 1879, 1780 एंड 1769। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 1789। व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट द टाइम? यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था उस टाइम पर फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि राजनीति से जुड़ी हुई जो सिचुएशन थी वो कैसी थी? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेन स्टेट, एब्सोल्यूट मोनार्की। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है एब्सोल्यूट मोनार्की। वहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर राजा को सारी पावर दी हुई थी। What emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution? ऐसा कौन सा आइडिया था जिससे जो है यूनिटी की एक मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो है फीलिंग आई, जिससे जो लोग थे उनको लगने लगा कि हाँ उन्हें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और वो अपने इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे लापत्री एंड ले सिटोयन, फ्रेंच पीपल इन कॉमन, फ्रेंच फ्लैग, आइडिया ऑफ वन नोशन स्टेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है लापत्री एंड ले सिटोयन। हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? जो नया फ्रेंच फ्लैग था यानी कि नया जो फ्रांस का झंडा था वो कितने कलर्स का था? ऑप्शंस हैं हमारे 2, ट्राई कलर, 4 कलर्स एंड सिंगल कलर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है ट्राई कलर यानी कि उसमें 3 रंग थे। बाय हुम वॉज द स्टेट्स जनरल इलेक्टेड? जो स्टेट जनरल थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे? मैन एंड वुमेन, एक्टिव सिटीजन्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एक्टिव सिटीजन्स। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट्स जनरल? स्टेट्स जनरल का नया नाम क्या था? फेडरल असेंबली, स्टेट्स असेंबली, नेशनल असेंबली, पीपल असेंबली। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन सी जो कि है नेशनल असेंबली। व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन? यानी कि देश के नाम पर क्या क्या एक्शन जो थे वो लिए गए थे? आर्मी वॉज फोर्स्ड, सोशल वर्क वॉज डन, hymns were composed, oaths were taken and martyrs commemorated, custom duties were abolished, regular meetings were held. Correct option हमारा ऑप्शन सी जो कि है hymns were composed, oaths were taken and martyrs commemorated, custom duties were abolished। यानी कि नए नए जो गाने थे वो बन रहे थे, लोक गीत गाए जा रहे थे, ओथ्स जो थी वो ली जा रही थी और कस्टम ड्यूटीज़ को भी हटा दिया गया था। What टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेट अप? किस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो वहाँ पर सेटअप किया गया? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड डैश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज कर दिया गया और कौन सी लैंग्वेज को जो है कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया वहाँ का? इंग्लिश, पॉलिश, फ्रेंच एंड इटालियन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है फ्रेंच। फ्रेंच को जो है फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। What mission did the revolutionaries declare as the destiny to the French people? इस जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उनका फ्रेंच पीपल यानी कि फ्रांस के रहने वाले लोगों के लिए क्या मिशन बन चुका था? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, to make a one nation state, to become a democracy, to become sovereign। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन ए जो कि टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म,
टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि लोगों को जो है वहाँ पे लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए और फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। What happened when the news of the events in France reached the different cities of Europe? यानी कि जो इवेंट्स फ्रांस में हो रहे थे, तो जब उनकी भनक यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ को लगी, यानी कि जो यूरोप की अलग अलग सिटीज़ थी वहाँ पर ये सब की बातें जो है फैलना शुरू हो गई, तो क्या हुआ? There was tumult. The people did not know how to react. Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. There was confusion and dissatisfaction in the air. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब्स का क्या पर्पस था? टू डिमोरलाइज द पीपल, टू स्पीक अगेंस्ट फ्रांस, टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, टू सोशलाइज अमंग डिफरेंट रेसेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स को वहाँ पर कराने के लिए। What was the result of the activities and campaigns held at the Jacobin clubs? जैकोबिन क्लब्स में जो एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स हो रहे थे, उनका क्या कंक्लूजन निकला? Prepared the way for the French armies to move to different countries. They brought about unrest in the society. They brought about crime and destruction. There was immediate peace. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि फ्रांस की जो आर्मी थी उनके लिए उन्होंने एक रास्ता सा खोल दिया था जिससे कि वो बाकी की कंट्रीज़ में जा सकें। विच कंट्रीज़ डिड द फ्रेंच आर्मीज़ मूव टू? कौन सी कंट्रीज़ में जो है फ्रेंच आर्मी चली गई थी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली। हॉलैंड एंड इटली, हॉलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली, यानी कि सम पार्ट्स ऑफ इटली। What idea did the French armies carried abroad through the revolutionary wars? यानी कि रेवोल्यूशनरी वॉर्स के द्वारा जो फ्रेंच आर्मीज थी वो क्या आइडिया जो है अपने साथ लेकर जा रही थी? डेस्पोटिज्म, नेशनलिज्म, वॉर स्ट्रेटजीज, वायलेंस एंड ब्लडशेड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है नेशनलिज्म। What did Napoleon do in the territory what was under his control? जो नेपोलियन था वो उस टेरिटरी में क्या करता था जो कि उसके कंट्रोल में थी? सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स, सेट अबाउट वॉर स्ट्रेटजीज, वर्कड फॉर पीस, वर्कड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक आइडियाज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स, यानी कि उसने कई सारे जो रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस करा दिए थे उन टेरिटरीज़ में जहाँ पर उसका कंट्रोल था। What type of rule was carried out in France during Napoleon time? यानी कि नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस में किस तरह के रूल जो थे निकाले गए थे? फेडरल रूल, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड रिपब्लिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है मोनार्की। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। जो नेपोलियन था उसने फ्रांस के किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था? मोनार्की, डेमोक्रेसी, फेडरल रूल एंड सॉवरेनिटी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है डेमोक्रेसी। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस? जो नेपोलियन था उसने फ्रांस के सिस्टम को एफिशिएंट और रेशनल बनाने के लिए क्या काम किया? इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, ब्रॉट अबाउट डिफरेंट रिफॉर्म्स, वर्कड ऑन मिलिट्री, वर्कड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को शामिल किया। व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नॉन एज? जो हमारा सिविल कोड ऑफ 1804 था उसका दूसरा नाम क्या था?
द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, कोड ऑफ जस्टिस, नेपोलियनिक कोड, द नेशनल कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। जो सिविल कोड ऑफ 1804 था उसका वो क्या आइडिया लेकर जो है आया था। राइट बाय बर्थ, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। नो राइट टू प्रॉपर्टी, नो राइट टू इक्वालिटी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है उसमें जो भी प्रिविलेजेस थे, जो भी हमारे विशेष अधिकार थे हमारे जन्म से, यानी कि जन्म सिद्ध विशेष अधिकार जो थे उनको हटा दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ कर दिया था, यानी कि कानून के सामने सब एक है, इक्वालिटी लेके आ गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर किया था। विच रीजन्स वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। जो सिविल कोड था वो हमारा वो किस किस जगहों तक पहुंच चुका था। स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, इटली एंड जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी, डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड इन इटली एंड जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड इन इटली एंड जर्मनी। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द एरियाज ऑफ दीज रीजन्स। अब जो रीजन्स का अभी हमने नाम पढ़े, डच रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, तो इन जगहों पर जो नेपोलियन था उसने क्या किया। Simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. More administration strict, encouraged the feudal system, put taxes on the peasants. Correct option हमारा option A जो कि है simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. यानी कि उसने feudal system को abolish कर दिया और जो पीजेंट्स थे उनको मैनोरियल ड्यूज जो वो देते थे उनसे भी फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स। अगर हम टाउन्स की बात करें तो वहाँ पर नेपोलियन क्या क्या चेंजेस लेकर आया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू बॉर्न फ्रीडम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, peasants, artisans, workers and a new businessman had to pay tax. Guild restrictions remained as they were. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको वहाँ से उनको हटा दिया गया था। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया और जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और नए नए बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी एक नई फ्रीडम को जिया, उसको इन्जॉय किया। In mid-18th century Europe, what was the status of Germany, Italy and Switzerland? अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की तो उस टाइम पर जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड का क्या स्टेटस था, क्या हाल था। They were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. They were sovereign states, they were democracies, they were republics. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं इनको जो है किंगडम्स में डिवाइड कर, इनको किंगडम्स, ड्यूचीज़ और कैंटन्स में डिवाइड कर दिया गया। जिन और यहाँ के जो रूलर्स थे उनके पास उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ थी, यानी कि इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ थी। व्हेन डिड द नेपोलियन इन्वेड इटली। जो नेपोलियन था उसने इटली पर हमला कब किया था। 1777, 1797, 1787, 1767। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1797। विच टेरिटरीज वर इंक्लूड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में हमारी कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं। एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, द सुडेटनलैंड, बोहेमिया, लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया। Tyrol, Austria and the Sudetenland, Bohemia, Lombardy and Venetia, Sudetenland, Bohemia and Lombardy। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है एल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया। When did
इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी स्टेट्स। अगर हम बात करें फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट्स की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर कब आया? 18th सेंचुरी, लेटर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 19th सेंचुरी। व्हाट इज़ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म क्या है? लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, इक्वल रूल्स फॉर ऑल, लिबर्टी टू द अपर क्लास। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। जो लिबरलिज्म है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री या फिर फ्रीडम। हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अपने खुद के अधिकार होने चाहिए, खुद की आज़ादी होनी चाहिए। और अगर कानून की बात करें तो कानून के सामने हर कोई इक्वल होना चाहिए, वहाँ पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सफरेज? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू वोट एंड राइट टू कंप्लेन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है वोट करने का अधिकार। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू डैश। यानी कि फ्रांस में जो वोट करने का अधिकार या फिर पॉलिटिक्स में जाने का अधिकार किसे दिया हुआ था? प्रॉपर्टी ऑन मैन, ऑल मैन एंड वुमेन, अपर क्लास। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि प्रॉपर्टी ओइंग मैन। यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास ज़मीन जायदाद होती थी, सिर्फ वही लोग जो थे वोट दे सकते थे या फिर वो पॉलिटिक्स में जा सकते थे। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through dash। यानी कि अगर एक मर्चेंट है, 1833 की बात करें तो अगर एक मर्चेंट है और वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग की तरफ जा रहा है अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा? 11 कस्टम बैरियर्स, नो कस्टम बैरियर्स, 6 कस्टम बैरियर्स एंड 3 कस्टम बैरियर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि 11 कस्टम बैरियर्स। When was the custom union or Zollverein formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states? यानी कि जो प्रशिया था उसने जो है कस्टम यूनियन यानी कि हमारे ज़ॉल्वरीन को कब बनाया, उसका निर्माण कब हुआ और कब जो है जर्मन स्टेट्स जो कि मतलब जर्मन के जो पार्ट्स थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया? 1836, 1834, 1837, 1835। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1834। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और ज़ॉल्वरीन डू? कस्टम यूनियन यानी कि हमारा ज़ॉल्वरीन का क्या काम है? abolish tax, abolish tariff barriers and reduce the number of currencies from over 30 to 2, abolish tariff charges and reduce the currencies to 5, only abolish tariff barriers। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया और जो करेंसीज का नंबर था उनको 30 से 2 पर ले आया गया। व्हेन वाज द नेपोलियन डिफीटेड? जो नेपोलियन था वो कब हार चुका था? 1815, 1820, 1817, 1821। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म क्या है? स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स बिकेम कंजर्वेटिव, मोनार्की, द चर्च, सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि मोनार्की, द चर्च, सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? जो ट्रीटी ऑफ वेना था वो कब बना था और पार्टिसिपेंट्स उसमें कौन कौन थे? 1816 ब्रिटेन रशिया प्रशिया, 1815 ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया, 1820 ब्रिटेन रशिया, 1817 रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1815 ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। Who was the गिज़िप मज़ीनी? What did he do? गिज़िप मज़ीनी कौन था और उसने क्या किया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, फॉर्म्ड ग्रुप्स, ब्रिटिश स्टेट्समैन, गेव अ स्पीच,
Russian politician wrote a book. Italian revolutionary founded two underground societies, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne, and opposed monarchy. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था और उसने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को जो है उनकी खोज की थी। पहली थी हमारी यंग इटली इन मार्सेलीज एंड दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्ने, और वो मोनार्की के सख्त खिलाफ थे। हु सेड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, यानी कि किसने ऐसा कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है उसको सर्दी हो जाती है, वो कोल्ड कैच कर लेता है। ऑप्शंस हैं हमारे नेपोलियन, गिजिप मजीनी, मेटरनिक एंड लुइस फिलिप। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है मेटरनिक। मेटरनिक ने ऐसा कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है कोल्ड कैच कर लेता है, यानी पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। What happened at the Treaty of Constantinople of 1832? 1832 में बनाए गए हमारे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हुआ था? ऑप्शंस हैं हमारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक बिगन, ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन and mobilize public opinion to support its struggle against a Muslim empire. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, यानी कि कौन से साल में जो लुइस फिलिप था वो भाग गया था और उस नेशन को, उस स्टेट को उस स्टेट की नेशनल असेंबली ने उसको एज ए रिपब्लिक घोषित कर दिया था। 1846, 1848, 1845, 1847। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1848। Next question is in January 1871 who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles, यानी कि जनवरी 1871 में जब वर्सेल्स में एक सेरेमनी हुई थी तो वहाँ पर जर्मनी का एम्पर किसे घोषित कर दिया गया था? विलियम सेकेंड, ऑटो वन बिस्मार्क, केसर विलियम फर्स्ट एंड मेटरनिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि केसर विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1861 डैश वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में किसे इटली का किंग घोषित कर दिया गया था, इटली का राजा घोषित कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं हमारे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, केसर विलियम फर्स्ट, नेपोलियन, गिजिप मजीनी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। डैश इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि इंडिया के जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं किसको जो है हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं? ऑप्शंस हमारे गिजिप मजीनी, मेटरनिक, ऑटो वन बिस्मार्क, गिजिप गैरिबाल्डी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि गिजिप गैरिबाल्डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, कौन से ईयर में, कौन से साल में जो आयरलैंड था वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया था? ऑप्शंस हमारे 1798, 1801, 1800 एंड 1799। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1801। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।